हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, हमने अपना जो टॉपिक था कल कंप्लीट कर लिया था 1909 के अधिनियम तक, भारत परिषद अधिनियम 1909 तक, वहाँ तक हमने देख लिया था। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला स्वशासन का आरंभ से स्टार्ट होगा और जहाँ से हम पढ़ेंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है जो 1909 का अधिनियम है और उसके भी पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्ले लिस्ट में जाके वह वीडियो आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपका यह वीडियो जो है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहिए, यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले जाइए, प्ले लिस्ट ओपन करिए, वीडियो को पुराने देखिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए। ठीक है, तो चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, या फिर उसको कहिए भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड थे, तो मॉन्टेगू कहाँ आए थे? भारत आए थे, नए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। और इन्होंने भारत आते ही जो है क्या किया, सबसे पहले दौरा किया कहाँ का? पूरे भारत का, भारत देश का दौरा किया। किसके साथ दौरा किया था इन्होंने? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनके साथ इन्होंने पूरे भारत देश का दौरा किया था। और दौरा क्यों किया था? इन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए, और भारत में जो सुधार होने वाले थे, जो भावी सुधार इन्होंने करने थे भारत में। क्यों करने थे? क्योंकि जो है अब जनता का आक्रोश बढ़ रहा था अंग्रेजों के प्रति। अब जनता और भी अधिक गुस्सा हो रहा था उनके अंदर, जनता के अंदर। और इन सब को देखते हुए, उस आक्रोश को देखते हुए कि कहीं ये आंदोलन बहुत बड़े रूप ना ले ले, तो इसको देखते हुए मॉन्टेगू ने एक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, जिसको क्या कहते थे? मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कहते थे। और मॉन्टफोर्ड की रिपोर्ट पे एक विधेयक लाया गया था। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में, जो कि पारित होकर क्या कहलाया? भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाया। तो इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है कि इनमें क्या खास उपबंध किए गए थे। तो चलिए इसको देखते हैं। और अगर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो सभी के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त जो हैं उनको भी जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए। ना कि ये टॉपिक रट के याद करें, ये टॉपिक समझना है, ना कि रटना है। हमें क्या रटना नहीं, समझना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए टॉपिक में देखते हैं क्या खास उपबंध किए गए थे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या था? तो एक पहला देखते हैं इसमें केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार, इसमें देखते हैं क्या था। केंद्रीय सरकार में था कि जो केंद्रीय सरकार थी वह तो यथावत वैसे ही बनी रही। जैसे केंद्रीय सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व थी वैसे ही बनी रही। पर क्या हुआ? प्रांतीय सरकारों में, प्रांतों की सरकार में एक उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की गई। कहाँ स्थापना की गई? प्रांतीय सरकारों में। प्रांतीय सरकारों में एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना की गई और केंद्रीय सरकार जो थी यथावत वैसे ही बनी रही जैसे कि वह सरकार पहले थी। ठीक है, ये समझ में आया आपको? और इसमें क्या किया गया? जो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या थी, उसके प्रतिबंध को हटा दिया गया।
किसके प्रति प्रतिबंध? केंद्रीय विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, इसकी एक सीमा थी कि अधिकतम सदस्य संख्या इतनी होगी। उस प्रतिबंध को यहाँ समाप्त कर दिया गया और जो भारतीय सदस्य संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया, उसको भी बढ़ा दिया गया। कितना? 3 कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। भारतीय सदस्य संख्या कितना बढ़ा के कर दिया गया? इसको 3 कर दिया गया। और इनका कार्यकाल कितना होता था? इनका कार्यकाल जो था वो कितना था? 5 वर्ष। भारतीय सदस्य संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया और इनका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता था। और इसमें जो समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां थी वो किसमें निहित थी? समस्त कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। किसमें? कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। गवर्नर जनरल में कार्यपालिका शक्तियां निहित थी और जो कार्यकारिणी जो परिषद थी वो किसके प्रति उत्तरदायित्व थी? भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायित्व थी। तो भारत राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायित्व था? अब देखिए यहाँ पे जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व किस तरह उत्तरदायित्व था? क्योंकि देखिए सारी कार्यपालिका शक्तियां किसमें? गवर्नर जनरल में नहीं थी। और गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायित्व था? गवर्नर जनरल जो है भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायित्व था। देखिए यहां पे जो गवर्नर जनरल था वो किसके प्रति उत्तरदायित्व था? भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव। और ये भारत राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायित्व था? ये तो जो है ब्रिटिश संसद का ही सदस्य था, तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होगा। तो यह किसके प्रति उत्तरदायित्व था? ब्रिटिश संसद के प्रति। यह किसके प्रति? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। और ब्रिटिश सरकार अब क्या है? इंग्लैंड सरकार है। तो अब जो है जो केंद्रीय विधान परिषद थी वो किसके प्रति उत्तरदायित्व हुई? एक तरह से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व हुई। तो यहाँ पे उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार कहाँ की स्थापना किस पे हुई? या जो है अभी उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना केंद्र में तो हुआ ही नहीं, सिर्फ प्रांतों में क्या हुआ? उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना हुई। यहां तक समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है केंद्रीय विधान मंडल। ठीक, केंद्रीय विधान मंडल। अब इसको देखते हैं। क्या था? केंद्रीय विधान मंडल में 2 सदन होते थे। कौन कौन से सदन थे? एक था विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। कौन कौन से 2 सदन थे? इसमें 1 और 2 कर लेते हैं। अब इसमें 2 सदन कौन कौन से थे? एक था विधानसभा
विधान सभा, और दूसरा क्या था, राज्य परिषद। अब केंद्रीय विधानसभा में देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में 134 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 134 सदस्य। इसमें सदस्य संख्या जो थी वो थी 134। अब 134 सदस्य में से कितने निर्वाचन होते थे, कितना नामांकित किए जाते थे? इसमें से निर्वाचित सदस्य जो थे, पहले देखते हैं पहले देखते हैं विधानसभा। ठीक है, जो पहला है विधानसभा। विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या वो ये इनकी है 134। 134। ठीक है, और इनमें से निर्वाचन कितने होते थे? निर्वाचित होते थे 104। निर्वाचित 104। अब बचे कितने? जब 134 में से 104 निकाल देंगे, कितने बचेंगे? 30। जो शेष बचते हैं वो क्या होते थे? नामांकित होते थे। शेष नामांकन के द्वारा। शेष नामांकन के द्वारा। विधानसभा में देखते हैं सदस्य संख्या 134 है। निर्वाचन सदस्य वो कितने होते थे? 104 होते थे। शेष जो सदस्य बचते थे, शेष कितने बचे? 30। ये जो 30 सदस्य बचते थे वो किसके द्वारा? नामांकित के द्वारा आते थे। अब इनका कार्यकाल कितना होता था? इनका कार्यकाल जो होता था वो होता था 3 वर्ष। कितना होता था? इनका कार्यकाल कितना होता था? 3 वर्ष। 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता था। और देखते हैं अब क्या, राज्य परिषद। राज्य परिषद में क्या था उसको भी देखते हैं। दूसरा हमारा जो है राज्य परिषद, इनकी सदस्य संख्या कितनी होती थी? इनकी सदस्य संख्या होती थी 60। अधिकतम सदस्य संख्या इनकी कितनी होती थी? 60। सदस्य संख्या कितनी होती थी? 60। इसमें से निर्वाचित कितने होते थे? इसको देखते हैं। निर्वाचित होते थे कितने होते थे? 34। 60 सदस्य संख्या है तो इसमें निर्वाचन कितने होते थे? 34 का निर्वाचन होता था। 34 का निर्वाचन। और जब 60 में से 34 को माइनस कर देंगे तो कितने बचे? 26। अब 26 क्या कहाँ से आते थे? नामांकन के द्वारा आते थे। इनको नामांकित किया जाता था। नामांकित के द्वारा। अब जो आते थे नामांकित के द्वारा आते थे। अब हमने देख लिया क्या? विधान परिषद सदस्य संख्या 134, राज्य परिषद सदस्य संख्या 60, विधान सभा में निर्वाचन सदस्य की संख्या 104 और राज्य परिषद में निर्वाचन सदस्य की संख्या 34, विधान सभा में नामांकित किए जाने वाले सदस्य की संख्या 30 और इसमें राज्य परिषद में नामांकित किए जाने वाले सदस्य की संख्या 26। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। और आगे देखते हैं इसमें क्या था। इसकी जो अब निर्वाचन प्रणाली थी वो भी ठीक नहीं थी। यहां पर क्या होता था, जो संपत्ति के आधार पर निर्वाचन की अर्हताएं यहाँ पर
की रखी जाती थी। जो गरीब होता था उसके लिए आयताएँ ज़्यादा थी, जो अमीर होता था उसके लिए आयताएँ कम थी। स्त्रियों को ना तो मत देने का अधिकार प्राप्त था और ना सदन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। केंद्रीय विधानमंडल के जो सदन थे, दोनों विधानसभा और राज्य परिषद, इन दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। यह संघ सूची में जो विषय हैं उन पर दोनों नियम बना सकते थे। केंद्र भी बना सकता था और प्रांत भी नियम बना सकता था। और होता क्या है कि संघ सूची में जो विषय है उस पर केंद्र अपना नियम बनाएगा, प्रांत अपना नियम बनाएगा। पर यहाँ पर क्या है कि दोनों नियम यहाँ पर बना सकते हैं। दोनों को शक्ति प्रदान है कि वह संघ सूची में जो विषय है उस पर नियम बना सकते थे। और कुछ विषयों पर, कुछ विषयों प्रांतीय के कुछ विषयों पर या केंद्र को अधिकार था गवर्नर जनरल के आदेश पर केंद्र का प्रांत को नियम जो है केंद्र सरकार बनाएगी। और केंद्र सरकार की जो विधि मान्यता है उसको विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? जो केंद्रीय विधि बनाएगी उसकी विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ऐसा नियम था। और यह था कि अगर कभी केंद्र और प्रांत में मतभेद होता है, मतभेद किस में होता है? मतभेद अगर होता है विधि बनाने में, किसी विषय पर अगर विधि बनाने में मतभेद होता है केंद्र और प्रांत में, तो उस पर जो है सुनवाई कौन करेगा, उसका निर्णय कौन करेगा? उसका निर्णय करता था गवर्नर जनरल। कौन करता था? गवर्नर जनरल ही उसका निर्णय करता था। अगर कभी मतभेद होता था केंद्र और प्रांत में, केंद्र और प्रांत के विषय पर विधि बनाने पर, तो उसका निर्णय गवर्नर जनरल ही करता था। विधानमंडल की, केंद्रीय विधानमंडल की जितनी भी शक्तियाँ थी, विधायी शक्तियाँ, वह किसमें नहीं थी? गवर्नर जनरल में निहित थी। गवर्नर जनरल जो है कुछ मामलों में संबंधित विधेयक को विधानमंडल में लाने की अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी। उसके बगैर अनुमति के वह संबंधित मामले जो को थे वह अगर चाहे तो उस मामले को विधानमंडल में लाने की अनुमति नहीं दे सकता कि यह मामला विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक पारित होगा वह सम्राट के समक्ष, किसके समक्ष? सम्राट के समक्ष पुनः विचारार्थ या विचार के लिए उसको भेज सकता है, या फिर अपने वीटो की शक्ति से, वीटो की शक्ति की मतलब कि उसको अस्वीकृत करने की शक्ति के द्वारा उसको अस्वीकृत कर सकता है। और वह उसके पास ऐसी शक्ति भी थी कि अगर विधानमंडल ने कोई विधेयक अस्वीकृत कर दिया है या पारित नहीं किया है तो वह उस विधेयक को पारित भी कर सकता है, उसको स्वीकृति प्रदान करके उसको पारित भी कर सकता है। और वह विधेयक जो वह पारित करेगा, वह जो विधेयक पारित करता है, जो जिसको विधानमंडल ने पारित नहीं किया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो उस विधेयक को अगर वह पारित करता है तो उसकी वही मान्यता होगी, वही वो लागू, उसी तरह वह लागू होगा जिस तरह कि कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित होता है और लागू होता है। सेम उसी तरह उस विधेयक का भी काम होगा जिसको गवर्नर जनरल ने अपनी शक्ति से उसको पारित किया है। गवर्नर जनरल को आपात में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त थी। किसको? गवर्नर जनरल को। अगर आपातकाल है तो उस समय वह जो है अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अगर इस तरह हम देखें तो जो भारत सरकार है, जो भारत का प्रशासन है, वो एकात्मक है। और उसमें क्या है कि जो समस्त शक्तियां हैं वो केंद्रीय विधानमंडल और किसमें? गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई हैं। इसका स्वरूप क्या है? एकात्मक स्वरूप है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रांतीय सरकार। अभी तक हमने क्या पढ़ा? केंद्रीय सरकार। अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार में क्या हुआ? द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो चलिए अगला पॉइंट अपना देखते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है? प्रांतीय सरकार।
प्रांतीय सरकार और द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अब प्रांत में क्या किया गया। अभी तो केंद्र हमने पढ़ा कि वहाँ पर उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना नहीं की गई, पर प्रांत में क्या हुआ कि आंशिक, पूर्णता नहीं है, आंशिक उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की गई। बहुत ही थोड़ा, मतलब आंशिक का मतलब है कुछ अंश, थोड़ा सा उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की स्थापना कहाँ पे की गई, प्रांत में की गई। किस तरह की गई, द्वैध शासन की स्थापना करके प्रांत में आंशिक उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की गई। और द्वैध शासन की स्थापना या उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यह था कि जो भारतीय थे उनको अपनी सरकार स्वयं चलाने का, जो भारतीय थे उनको अपनी सरकार स्वयं चलाने का प्रशिक्षण देना ही ये उद्देश्य था द्वैध शासन की स्थापना करने का या उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना करने का। यही उद्देश्य था कि भारतीय अपने सरकार को स्वयं चलाना सीखें कि सरकार किस तरह, देश को किस तरह चलाया जाए, किस तरह सरकार बनाया जाए या किस तरह शासन किया जाए, यह उद्देश्य था। और इसमें विधि बनाने के जो दृष्टि थी, विधि बनाने के नियम की दृष्टि से विषयों को दो जो है वर्गों में बांट दिया गया। किस में बांट दिया गया, प्रांतीय व प्रांतों में और केंद्र में। इसमें केंद्र और प्रांत है, ठीक है। विधि बनाने की दृष्टि से विषयों को दो वर्गों में बांट दिया गया। पहला वर्ग क्या था, केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा था प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय, ठीक। अब प्रांतीय विषय को पुनः दो वर्गों में बांट दिया गया। अब किस में बांटा गया उसको भी देखते हैं। प्रांतीय विषय को पुनः दो वर्गों में बांट दिया गया, एक और दो, ठीक है। ये है पहला, ये है दूसरा। अब इसमें कौन कौन से वर्ग में बांटा गया, एक को कर दिया गया रक्षित, रक्षित, और दूसरा हस्तांतरित, हस्तांतरित। अब दो वर्गों में बांट दिया गया किसको, प्रांतीय विषय को, रक्षित और हस्तांतरित। अब देखते हैं कि रक्षित में कौन कौन से विषय आते हैं और हस्तांतरित में कौन से विषय आते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ एक लिख लेते हैं और यहाँ दो लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं रक्षित और यहाँ हस्तांतरित। और ये दोनों जो है किसके हैं, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, प्रांतीय विषय हैं। प्रांतीय विषय, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, रक्षित में कौन से, हस्तांतरित में। रक्षित में कौन कौन से विषय आते थे, देखते हैं। रक्षित में जो विषय थे, जेल, पुलिस, न्याय, वित्त आदि अधिक महत्व के विषय, क्या
और जो अधिक महत्व के विषय थे, आदि अधिक महत्व के विषय, ठीक है, अधिक महत्व के विषय, ये किसमें आते? जेल, पुलिस, न्याय, वित्त आदि जो है अधिक महत्व के जो विषय थे वो किसमें आते थे? रक्षित में आते थे। और इस पर जो है शासन कौन करता था? इस पर प्रांत नहीं, डायरेक्ट केंद्र सरकार से शासन होता था। और केंद्र सरकार से कौन? गवर्नर जनरल अपनी परिषद के द्वारा रक्षित विषयों को डायरेक्ट वहां से चलाता था। और वह भारत राज्य सचिव, किसके? भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायित्व था। और भारत राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायित्व था? इंग्लैंड सरकार के, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। तो यह कह सकते हैं कि रक्षित विषय जो थे, जेल, पुलिस, न्याय, वित्त और अधिक महत्व जो अधिक जिनको महत्व मिलता था वो जो विषय थे वो उस पर गवर्नर जनरल अपनी परिषद से शासन करता था। और भारत राज्य सचिव के द्वारा वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। ठीक है, अब देखते हैं हस्तांतरित में कौन कौन से विषय आते हैं। इसमें क्या थे उसको देखते हैं। हस्तांतरित में विषय आते थे वो है खेती, क्या थे? खेती, शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन। और जो कम महत्व के विषय थे, यहाँ पर क्या था? अधिक महत्व के विषय, यहाँ पर क्या होगा? कम महत्व के विषय, कम महत्व के विषय। एक कम महत्व के विषय किस में आते थे? हस्तांतरित में आते थे। रक्षित में जेल, पुलिस, न्याय, वित्त आदि जो अधिक महत्व के विषय थे। हस्तांतरित में खेती, शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन। और जो कम महत्व के विषय थे वो किस में आते थे? हस्तांतरित में आते थे। और हस्तांतरित का शासन कैसे चलता था? यह भी गवर्नर जनरल के द्वारा चलता था, पर वह अपनी परिषद से नहीं, वह भारतीय मंत्रियों की सलाह से इसका शासन जो है चलाता था। और उत्तरदायित्व किसके प्रति था? यहाँ पर हमने देखा कि वह जो है अपनी परिषद से जो है रक्षित विषयों पर शासन करता था। और भारत राज्य सचिव के रूप में वह उत्तरदायित्व भारत राज्य सचिव को था। और भारत राज्य सचिव संसद का, ब्रिटिश संसद का ही सदस्य था, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व हुआ। तो इस तरह यहाँ पे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व हुआ। और यहाँ पर भारतीय मंत्रियों की सलाह से जो है यहाँ पर शासन चलता था। खेती, शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन और कम महत्व के विषय पर। तो यह जो है भारतीय मंत्रियों के सलाह से था। तो यह किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व था। क्या? हस्तांतरित जो विषय थे इस पर जो शासन होते थे वह किसके प्रति? प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व था। ठीक है, और आगे देखते हैं। गवर्नर मंत्रियों और कार्यपालिका दोनों को निर्णयों को रद्द कर सकता था, उसको निरस्त कर सकता था। और जो प्रांतीय विधान परिषद की जो शक्तियाँ थी, विधि बनाने की जो शक्तियाँ थी, वो अत्यंत सीमित थी, बहुत ही कम थी, बहुत ही सीमित थी। यहाँ तक कि कुछ विषयों पर विधि बनाने से पहले ही गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती थी। अगर पूर्व अनुमति उसकी नहीं है तो कुछ विषयों पर वो विधि नहीं बना सकते थे। ऐसे भी कुछ नियम थे। और इसमें जो है गवर्नर जनरल क्या था, कभी ऐसे कुछ विषय आते थे जिस पर बगैर विचार किए, बगैर कोई विचार विमर्श किए ही उसको पहले ही वो निरस्त कर देता था। गवर्नर जनरल को ये शक्ति थी, कोई भी विषय जो है, जो प्रांतीय सरकार या कोई भी विधान परिषद लाती है, उस पर बगैर विचार विमर्श किए ही वह उसको रद्द कर देता था। और वह जो है जो उसके रक्षित विषय थे, जो कि हमने बताया ना कि अधिक महत्व के जो विषय थे, उस पर जो है बगैर विधानमंडल के सहमति के ही वो विधि बना सकता था। उन विषयों पर जो उसके अधिक महत्व के विषय थे, अगर विधानमंडल की उस पर अनुमति नहीं है, सहमति उसमें नहीं है, तो भी जो है
गवर्नर जनरल उस पर विधि बना सकता था और अपने वीटो की शक्ति के द्वारा, वीटो मतलब अस्वीकृत शक्ति के द्वारा किसी भी विधेयक को वह अस्वीकृत भी कर सकता था। ये सारी कुछ शक्तियाँ इस गवर्नर जनरल के पास थी। तो प्रांतीयों में इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या दोष थे। वैसे इन्होंने तो बहुत ही अधिक प्रयास किया था कि जितने भी इसमें दोष हैं भारतीय प्रशासन में उसको हटाने का, पर कुछ इसमें दोष, इनके भी रिपोर्ट में कुछ दोष हैं, उसको भी हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करिए जिससे कि ऐसी जानकारी उनको भी मिल सके। तो चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।